हेलो बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th चैप्टर 2 टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि 14 प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो फेयोल ने डेवलप किए हैं। फेयोल हैज़ गिवन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये इनके नाम हैं, आपको पहले भी बताया गया है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉप्स। 14 प्रिंसिपल्स हैं। इसमें से 4 हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आपको। हम लोग अब तो आज 5th से स्टार्ट करेंगे। आज हमें पढ़ना है 5th, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 4 पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर हम बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स होते हैं जनरल गाइडलाइन, जनरल रूल। तो फेयोल क्या कहते हैं? फेयोल का कहना है देयर शुड बी वन हेड, वन प्लान फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको जो बोल्ड लेटर में लिखा है ये तो आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। अब ज़रा इसका मीनिंग समझते हैं। इसको दूसरे वर्ड्स में बताया गया, all the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused effort। ये प्रिंसिपल है। इसको समझने के लिए आप कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेसन 1 में। तो कोऑर्डिनेशन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है ये, और इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसको समझना है तो पहले हम वर्ड्स पे ध्यान देते हैं। वन हेड, वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़। यहाँ पे बोला हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं काम करने वाले, मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ऑपरेशनल लेवल के होते हैं मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स। तो उनके बीच उनका अपना अपना भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए, और एक क्वांटिटी फिक्स होती है उनको कि हमें इतने देर में इतना आउटपुट देना है, अच्छी क्वालिटी का आउटपुट देना है। उनका अपना ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उनको फंड प्रोवाइड करना, मटेरियल के लिए पैसे देना। सेल डिपार्टमेंट है, सेल करना। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिवीज़न्स हैं। तो उनका अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उन सब का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, वो अल्टीमेट है। तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन करके सेम ऑब्जेक्टिव की तरह सबका मूवमेंट होना चाहिए। ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स हैं, आप यूनिट्स कह लो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो सबका सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ ही सबका फोकस होना चाहिए। तो ये कहता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसको याद रखना, ये जो बोल्ड पे लिखा है ये आपको याद रखना है। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव।
तो सेम ऑब्जेक्टिव है तो उसका वन हेड होना चाहिए और वन प्लान होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए और हम बता सकते हैं, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उसमें मोबाइल है, लैपटॉप है। तो अब मोबाइल डिवीज़न अलग है, लैपटॉप का डिवीज़न अलग है। तो मोबाइल जो डिवीज़न है उसका एक हेड होना चाहिए, उसका एक प्लान होना चाहिए, और जो लैपटॉप वाला डिवीज़न है उसका एक हेड होना चाहिए, एक अलग से प्लान होना चाहिए। ये भी एग्जांपल है। अब इसका एडवांटेज क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल का एडवांटेज क्या है अगर हम ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं? फॉलो अगर क्या करना ही चाहिए। इट एम्फेसाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन गोल्स एंड हेल्प्स इन अचीविंग देम। ये बोलता है कि जो कॉमन हमारा जो गोल है सेम डायरेक्शन में, उसी गोल को अचीव करने के लिए ही सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। और यूनिटी ऑफ एक्शन एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। इस मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन में आसानी होती है और एक्शंस की यूनिटी होती है। अगर इसको हम वायलेट करेंगे, इस प्रिंसिपल को यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर हम वायलेट करेंगे तो क्या कंसिक्वेंसेज उसके क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होगा? वायलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? unnecessary duplication of efforts and wastage of resources। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एक काम है उसको रिपीट कर सकता है कोई। ये काम हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं हमको, हुआ कि नहीं हुआ, तो चलो यार नहीं हुआ होगा, चलो हम भी देख लेते हैं। अच्छा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। और क्या कंसिक्वेंस होगा अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं? तो होगा देयर विल बी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम कभी भी गोल अचीव नहीं कर सकते। जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है, जनरल जो गोल है एज पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव करने में मुश्किल होगी। सिक्स्थ प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं अभी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर सो मेनी इंडिविजुअल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं काम करने वाले। और वो काम करने क्यों आते हैं? उन अपने इंटरेस्ट से आते हैं कि हमको सैलरी मिलेगा, हमको एक्सपीरियंस मिलेगा, हमको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमारा लाइफ अच्छा होगा। तो उनका अपना इंटरेस्ट है। और एक जनरल इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट। ये जनरल इंटरेस्ट मीन्स क्या? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स जो पर्सन है, जो भी काम करने वाला, मैनेजर है, एम्प्लाई है, ऑफिसर है, वर्कर है, उसका अपना इंटरेस्ट है काम करने के पीछे, वो अपना फ़ायदा देखेगा और देखना भी चाहिए। तो और एक तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन का भला कैसे हो, उसका डेवलपमेंट कैसे हो, तरक्की कैसे हो, प्रोग्रेस कैसे हो, ये है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ये कहता है, फेयोल का कहना है कि फेयोल ने दिया प्रिंसिपल, तो मीन्स फेयोल का कहना है कि जनरल इंटरेस्ट पे फोकस हमारा होना चाहिए। इसका मतलब क्या? इंडिविजुअल इंटरेस्ट इग्नोर करना है? नो। बोला ज़्यादा हमें फोकस करना, एम्फेसिस किस पे देना है? जनरल इंटरेस्ट मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। मीन्स कि अगर यहाँ पे किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम वो नहीं करेंगे। फिर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा।
पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन का, वैसे तो दोनों के बीच हमें कोऑर्डिनेशन करना चाहिए कि जो, क्योंकि इंडिविजुअल अगर खुश नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट नहीं फुलफ़िल होगा, तो फिर वो काम अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट का नुकसान करके तो हम किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो इसको हम कह सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। ये इसका मतलब हुआ। ये आगे लिखा भी है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल must prevail over the interest of the individuals or employees। क्या बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है पूरे ओवरऑल कंपनी का, मस्ट प्रीवेल, उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किससे, ओवर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉइज़ और इंडिविजुअल एम्प्लॉय के इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट फुलफिल करना। दूसरे वर्ड्स में, इन ऑल सिचुएशन कंपनीज इंटरेस्ट विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स कंपनी का जो इंटरेस्ट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ऊपर होगा। कंपनी का इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ऊपर होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, उसके बाद हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखना है। हम लोग पढ़े भी थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले पढ़े थे, बाद में हम पढ़े थे सोशल ऑब्जेक्टिव, फिर पढ़े थे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से कई लोग जुड़े होते हैं। एक पर्सन है तो उसका सिर्फ अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। अगर उसको जॉब मान लेते हैं, सैलरी बढ़ाने को बोल रहा है कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉई है, कोई मैनेजर है, बोला हमको सैलरी ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादा सैलरी देने से अगर कंपनी का लॉस है तो फिर हम कैसे उसको ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं? क्योंकि अगर एक पर्सन की हम सैलरी इंक्रीज करेंगे तो उसके लिए हमारा प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा, फिर और लोगों को भी सैलरी देनी है, यह ध्यान देना है। लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट है और सैलरी देना है तो दे देंगे, सबको बोनस दे देंगे। ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी सभी को, एम्प्लॉइज़ को बोनस दे देगी। लेकिन कंपनी का कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई पर्सन है भाई हमको ज़्यादा सैलरी चाहिए, नहीं हम छोड़ के चले जाएंगे, तो भाई क्या करेंगे? जाओ। अगर उसको सैलरी देना फ़ायदे का है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम सैलरी बढ़ा देंगे उसका, नो प्रॉब्लम। अगर उस मैनेजर की सैलरी इंक्रीज करना ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए अच्छा है तो सैलरी बढ़ा देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उसको सैलरी बढ़ाने से ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है तो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। तो मीन्स क्या है, अल्टीमेट हमारा क्या है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं है, हमारा अल्टीमेट क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं और एम्प्लॉइज होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, टैक्स भी देना है गवर्नमेंट को, बहुत कुछ है, कई लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा होता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से। अगर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगा तो इंडिविजुअल आप ऑटोमेटिकली डेवलप करेंगे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको समझने के लिए, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए। क्या, कौन सा प्रिंसिपल हम लोग पढ़ रहे हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो उसमें एक बात कही जाती है, वन राइजेज व्हेन हिज ऑर्गेनाइजेशन राइजेस।
अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन राइज करता है, ऊपर उठता है, मीन्स प्रोग्रेस करता है, डेवलप करता है, तो उसके अंदर काम करने वाले ऑटोमेटिकली राइज करेंगे। अगर कंपनी डेवलप करेगी तो एम्प्लॉय भी का भी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, मिलेगा भी। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा तब तो एम्प्लॉयज़ को कहाँ से सैलरी देंगे, या जो भी उसका मैनेजर होगा या उसके अंदर शेयर होल्डर होंगे, सबका नुकसान हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर राइज करता है तो उसमें रहने वाले, काम करने वाले सब लोग कर राइज करते हैं, मीन्स प्रोग्रेस करते हैं। एग्जाम्पल दिया है का मैनेजर क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ़ अ मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू टर्न मोर सैलरी, हाँ किसी भी किसी भी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी हमको मिले, और कंपनी इज़ गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, और कंपनी चाहती है खर्चा कम हो, तो मैनेजर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना पर्सनल इंटरेस्ट। तो क्योंकि मैनेजर तो जब कंपनी अच्छी होगी, आज नहीं तो कल कंपनी क्राइसिस से बाहर आएगी, तो ऑटोमेटिकली जब कंपनी अच्छी होगी तो मैनेजर को भी अच्छा सैलरी मिल ही जाएगा। एडवांटेज इसका है, कौन सा प्रिंसिपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगेन बता दें, याद दिला दें। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है? इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हेल्प होती है। ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो उनके बीच तालमेल हो जाता है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से। कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो उसका कंसिक्वेंस मीन्स रिजल्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा? द फर्म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल। जो फर्म है मीन्स ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। और क्या प्रॉब्लम होगा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। अब 7th हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, फेयोल के द्वारा जो प्रिंसिपल दिए गए हैं उसमें 7th पे हम बात करेंगे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। रेम्यूनरेशन क्या है? रेम्यूनरेशन जब कोई सर्विस देता है, कोई काम करता है तो उसको रिवार्ड मिलता है। सर्विस, रिवार्ड फॉर सर्विसेज, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। अगर कोई सर्विस देता है तो उसको कुछ रिवार्ड मिलता है, उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। अब एम्प्लॉय है तो सैलरी, वर्कर है वेजेज, मीन्स यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है। अब सैलरी वर्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सैलरी के अलावा जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एमिनिटीज़ मिलती हैं एम्प्लॉइज़ को, परक्विजिट्स मिलते हैं, जैसे अकोमोडेशन, रहने की जगह, और सोशल सिक्योरिटीज़ में कंट्रीब्यूशन टू टोटल सिक्योरिटीज़ फंड, और बहुत तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़, वो सब आता है। तो इसीलिए फेयोल ने कहा ओवरऑल पे। ओवरऑल पे मीन्स क्या है? जो कैश मिलता है वो भी, जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो भी। एंड कंपेंसेशन, यहाँ कंपेंसेशन से मीन्स सैलरी से ही है यहाँ पे, क्योंकि हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं। कोई एम्प्लॉय अपना टाइम लॉस कर रहा है ना, काम कर रहा है तो अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसके बदले मिलता है पैसा, तो कंपेंसेशन। तो कंपेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो ओवरऑल पे है, सैलरी है, वो फेयर होना चाहिए, और केवल एम्प्लॉय के लिए फेयर नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होना चाहिए। अब मीन्स रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड फेयर टू एवरीबडी। तो अब एम्प्लॉय के लिए क्या फेयर होगा? एम्प्लॉय के लिए फेयर होगा कि वी शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एम्प्लॉय का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम से कम एक स्टैंडर्ड पे हो। उनका रहना, खाना पीना, कपड़ा, उनके बच्चे का पढ़ाई,
फैसिलिटीज, ये सब। और दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि एट द सेम टाइम ये शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। और ये भी देखना है कि कंपनी की कैपेसिटी क्या है, पे करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत खूब सैलरी देती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो सैलरी ज़्यादा नहीं दे पाती हैं। तो क्यों? जो पे कर सकता है वो देगा, जो नहीं पे कर सकता वो कहाँ से देगा। लेकिन जो ज़्यादा सैलरी पे करेगा तो वो उस तरह के एम्प्लॉय भी चाहिए, उसको एक्सपीरियंसड चाहिए और अच्छे चाहिए। तो ये हमें देखना है कि हमें बहुत अच्छे एम्प्लॉय हमको चाहिए, लेकिन हमारे पास सैलरी नहीं देने के लिए, तो हम कहाँ से देंगे। तो ये देखना है कि एम्प्लॉय के लिए भी फेयर हो और कंपनी के लिए भी फेयर हो। एग्जाम्पल है कि अगर कंपनी अगर हायर प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी को चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को बोनस वगैरह सब दे, जिससे वो सेटिस्फाइड हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे और वो अच्छे सर्विस करेंगे अगर उनको अच्छे से सैलरी मिलता है तो। इसके बाद एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच रिश्ते भी अच्छे होंगे। अगर पर्याप्त सैलरी मिलेगी एम्प्लॉय को तो मैनेजमेंट से उसका रिश्ता अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। और इम्प्रूवमेंट इन द कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज में कमिटमेंट ज़्यादा होगा अपने कंपनी के लिए। हमारी कंपनी हमारे लिए इतना कुछ करती है तो हमें इसके साथ अच्छा करना चाहिए। नुकसान क्या होगा? अगर सैलरी अगर ठीक नहीं है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं होंगे काम करने, कभी खुशी से नहीं काम करेंगे, वो मजबूरी में काम करेंगे, चलो भाई दूसरा कोई जॉब नहीं, चलो करते हैं। तो इस तरह अच्छा काम नहीं हो पाएगा, अच्छा रिलेशन नहीं होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच। अगर एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट टोकना ही टोकना है, उनका ड्यूटी है। तो एम्प्लॉय भी क्या होगा, अरे यार इतना सैलरी देते हो कैसे काम करेंगे, इसे होगा। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर मीन्स एक लेबर टर्नओवर रेशियो होता है जिसमें कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं कंपनी में, कितने एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, उनका एक रेशियो होता है। तो ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे ना, कम सैलरी रहेगा तो अपना दूसरा ढूंढते रहेंगे, जैसे ही अच्छा जॉब मिलेगा वो छोड़ के चल देंगे। तो ये है। तो ये हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल पढ़ा ना हमने आज के डेट में, 5th, 6th, 7th। 5th क्या पढ़े थे हम लोग? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6th क्या पढ़े थे? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। 7th प्रिंसिपल क्या पढ़े? रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज। 3 पढ़े 7 तक। 7 और है, 7 प्रिंसिपल और हैं जो फ्यूल के हैं। तो आप अभी इतना पढ़िए, समझिए, आप बुक से भी अपने पढ़िए, इस वीडियो को भी बार बार देखिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल। और दुनिया में जो भी काम, जितने भी काम होते हैं वो अच्छे तभी हो सकते हैं जब उनके हम प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, उनके सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो अगर किसी काम को अच्छा करना है तो उसके प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इतना ही।